नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतपाल आज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लर्नर्स एकेडमी बाय प्रीतपाल में। आज हम आपके समक्ष फिर हाजिर हैं पॉलिटिकल साइंस के एनसीईआरटी की सीरीज का पार्ट 3 लेकर। आज की कक्षा में हम कक्षा 6 की एनसीईआरटी की राजनीति विज्ञान की पुस्तक से पाठ नंबर 3 सरकार क्या है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पूर्व मैं आपको बता दूं, इस पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी अन्य वीडियोज़ के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उन वीडियोज़ को आप अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। बेल आइकन पर प्रेस करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आइए चर्चा शुरू करते हैं। तो जैसे कि पाठ का नाम है सरकार क्या है, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट क्या है? तो किसी भी क्षेत्र में कुछ निर्णय लेने के लिए, कुछ काम करने के लिए एक समिति या एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है। उस व्यवस्था को ही सरकार कहा जाता है। जैसे कि ये दिखा भी है, प्रत्येक देश में विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, यानी कुछ फैसले लिए जाते हैं मानव की भलाई के लिए, लोगों की कल्याण के लिए, लोगों के विकास के लिए। ठीक है, और कुछ काम किए जाते हैं, उनके लिए क्या होता है, सरकार की आवश्यकता होती है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। तो जो सरकार है उसका कार्य सिर्फ निर्णय लेना और काम करना ही नहीं है। उसका कार्य है कि वह जितना उसका देश है उसकी सीमाओं की रक्षा करे, कोई भी बाहर से आकर के उस पर हमला ना कर दे। और बाहर से तो कोई हमला करे ना, लेकिन अंदर भी, उस क्षेत्र के अंदर भी कोई ऐसी आतंकवादी घटना या इस तरह की कोई युद्ध वाली घटना ना हो, शांतिपूर्ण सभी के साथ संबंध बने रहें आपस में। ठीक है, ये क्या होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। ठीक है, तो जो सरकार होती है वह यह भी सुनिश्चित करेगी कि देश का प्रत्येक व्यक्ति को भोजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे अभी लॉकडाउन की स्थिति में भोजन की बहुत शॉर्टेज हो रही थी। ठीक है ना, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था, अर्थव्यवस्था ठप है। उसके कारण सरकार क्या कर रही है कि लोगों को फ्री में राशन दे रही है, पका हुआ भोजन भी दे रही है। ठीक है, अनेक संस्थाएं मिलकर ये कार्य कर रहे हैं। तो सरकार का ये कार्य होता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति के, जो भी उसके देश के नागरिक है, वो क्या करती है, उसके प्रत्येक व्यक्ति के भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करती है और उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। जैसे भी कोरोना का दौर चल रहा है तो सरकार कार्यरत है। सरकार यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी इस बीमारी से ना मरे, उनको सारी स्वास्थ्य सुविधाएं जो भी उनसे अच्छे से अच्छी होती हैं वो उनको मुहैया कराई जा रही हैं। ठीक है, जब प्राकृतिक विपदा घेरती है जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो न्यायालय जाते हैं, न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। जैसे कि कोई आपदा आती है, जैसे कि सुनामी आई या भूकंप आया, तो व्यक्ति फंस गया, तो उसको क्या करेगी, सरकार आदेश देगी अपनी सेनाओं को। ठीक है, बाढ़ से, सुनामी से, भूकंप से प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए। ठीक है ना, और जैसे कि किसी का विवाद है आपस में, दो व्यक्ति के, दो समूहों के कोई विवाद है, कोई झगड़ा है, तो उन विवाद को सुलझाने के लिए क्या करते हैं लोग, किसकी सहायता लेते हैं, न्यायालय की सहायता ले सकते हैं। ठीक है ना, किसी ने कोई अपराध किया, किसी ने कोई मर्डर किया, किसी ने चोरी की, कुछ इस प्रकार का अपराध करा, तो उस अपराध के लिए व्यक्ति कहाँ जाता है, न्यायालय जाता है। झगड़े के लिए कहाँ जाता है, न्यायालय, कोर्ट जाता है। ठीक है, और कोर्ट भी क्या है, कोर्ट क्या है या न्यायालय क्या है, सरकार का अंग है, वो भी सरकार का ही हिस्सा है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। ठीक है, क्योंकि जब कुछ समूह होंगे या बहुत सारे लोग एक साथ रहेंगे तो, या बहुत सारे लोग एक साथ कार्य करेंगे, तो एक व्यवस्था बनानी पड़ती है। यह ये कार्य करेगा, यह व्यक्ति ये कार्य करेगा, यह व्यक्ति ये कार्य करेगा। ठीक है ना, उस व्यवस्था के आधार पर ही कुछ निर्णय लिए जाते हैं, कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, ताकि जो लोग हैं, जो रह रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वो आराम से, आसानी से कार्य को अपना निर्वहन कर सकें। तो जो नियम बनाए जाएंगे वो क्या होते हैं, वो सब पर लागू होते हैं।
जो नियम होंगे वो सब पर लागू होंगे। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें, ठीक है ना। यानी कुछ एक व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी, तो निर्णय लिए जाएंगे, नियम बनाए जाएंगे, और जो नियम होंगे वो क्या होंगे, सब पर लागू होंगे, ठीक है। जैसे संसाधनों का नियंत्रण है तो संसाधनों का नियंत्रण और के कोई भी संसाधन है, जल संसाधन, मृदा संसाधन, भूमि संसाधन, किसी भी प्रकार का संसाधन है, सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि उस संसाधन का दुरुपयोग ना हो। सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि किसी भी देश की सीमा, जिस देश की सरकार है उस देश की सीमा पर बाहरी देशों से आक्रमण कोई ना करे, सीमा पर सुरक्षा बनी रहे, ठीक है, ताकि उस देश में रहने वाले लोग सुरक्षित रह सकें। सरकार नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वालों पर उन्हें लागू करती है। जैसे हमने बताया था, क्योंकि एक व्यवस्था है पूरे देश के अंदर, लोग रहते हैं एक साथ कार्य करेंगे, तो उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम और कुछ कानून बनाने पड़ते हैं, वो सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। तो जो नियम और कानून बनेंगे वो उस देश के सभी लोगों पर लागू किए जाएंगे, वो भी कौन लागू करेगी, सरकार लागू करेगी, ठीक है। अब सरकार के कुछ स्तर होते हैं, सरकार कुछ स्तरों पर कार्य करती है, ठीक है ना। तो वे कौन कौन से स्तर हैं? सरकार अलग अलग स्तरों पर कार्य करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। लोकल एरिया के लिए अलग कार्य होगा, स्टेट लेवल के लिए अलग कार्य होगा, ठीक है ना, और नेशनल लेवल के लिए अलग कार्य होगा। वो सब कार्य का विभाजन बटा होता है और ये लेवल के अकॉर्डिंग कार्य होते हैं, ठीक है ना। स्तरों पर कार्य किए जाते हैं, जैसे स्थानीय स्तर, स्थानीय के बाद राज्य स्तर और राज्य के बाद राष्ट्रीय स्तर, ठीक है। स्थानीय स्तर का मतलब देख लेते हैं क्या है। तो स्थानीय स्तर का मतलब गांव या शहर मोहल्ले से है। जो आपका गांव है, जो शहर है, या जिस मोहल्ले में आप रहते हैं उस पर कोई कार्य किया जाएगा तो वो स्थानीय स्तर का कार्य होगा, ठीक है। राज्य स्तर का मतलब पूरे राज्य से, जिस स्टेट में आप रह रहे हैं, जिस राज्य में आप रह रहे हैं वो पूरा राज्य उसके अंतर्गत आएगा, जैसे असम, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ठीक है। उस पूरे राज्य पर जो लागू होगी चीज़ें वो क्या होगी, राज्य स्तर पर होंगी। जो नियम बनेंगे वो राज्य स्तर पर बनेंगे, जो लागू होंगे वो राज्य स्तर पर होंगे। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा, पूरे देश पर लागू किया जाएगा जो भी चीज़ होगी। जैसे कोरोना के लिए अभी लॉकडाउन की स्थिति है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन करने के लिए बोला है, और अभी 17 मई तक और लॉकडाउन होगा, तो इसको देखते हुए वो क्या होगा, पूरे देश में लागू हुआ है, तो ये क्या हो गया, एक राष्ट्रीय स्तर का फैसला होगा, राष्ट्रीय स्तर का निर्णय हो गया। उसके बाद कुछ एक निर्णय राज्य सरकार लेती है अपने बिहाफ पर, वो क्या होंगे, वो पूरे राज्य पर लागू किए जाएंगे, जो राज्य स्तर पर हो गया। उसके बाद भी अगर कुछ निर्णय बचता है जो स्थानीय स्तर के नेता को या स्थानीय स्तर के सांसद को, पार्षद को, विधायक को ये लगता है कि उसे लागू करना चाहिए, उसे लेना चाहिए, तो वो ले सकता है और उसको अपने स्थान पर लागू कर सकता है। वो लिया गया निर्णय, वो क्रिया गया कार्य स्थानीय स्तर पर होगा, ठीक है। ये हो गया आपके सरकार के स्तर। अब सरकार और कानून, इनमें कोई संबंध होगा तो इस संबंध को भी देख लेते हैं। सरकार के पास कानून बनाने की और लोगों को कानून को मानने के लिए बाध्य करने की शक्ति होती है। क्या बताया था जैसे मैंने, कि इनके बीच संबंध होता है, कानून के और सरकार के बीच। और संबंध क्या होगा, कि सरकार ही कानून को बनाएगी और उसको बना करके लोगों को मानने के लिए भी बाध्य करेगी, ठीक है। जैसे कोई कानून है कि गाड़ी का लाइसेंस जब होगा आपके पास, जब भी आप गाड़ी का चला सकते हैं, किसी भी गाड़ी को, ठीक है। और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होगा और अगर आपके चेकिंग में पकड़ लिया गया तो आपके पास, आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, आपको जेल भी हो सकती है। ये एक नियम है, ठीक है। तो ये नियम पूरे देश पर लागू है, और अगर कोई इस नियम को नहीं मानना पड़ता है तो उसको जुर्माना देना होता है, उसको जेल होती है, ठीक है ना। तो सरकार के पास क्या होता है, कानून बनाने का अधिकार होगा और लोगों को उसको मानने के लिए बाध्य कर सकती है। जैसे अभी हमने बता दिया, गाड़ी का लाइसेंस और जुर्माने वाला उदाहरण। अगर लोगों को लगे किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो न्यायालय जा सकता है। हम देखते हैं कि कोई कानून है, अगर उसका सही से पालन नहीं हो रहा है या झगड़ा हो जाता है या कोई अपराध कर देता है तो हम उसके खिलाफ क्या करते हैं, कोर्ट में याचिका दायर करते हैं, ठीक है ना। तो हम कहाँ जाते हैं, न्यायालय जाते हैं। तो तब न्यायालय आज देगा, आदेश देता है क्या कदम उठाना है।
तो न्यायालय क्या करता है, विश्लेषण के पश्चात, दोनों पक्षों की बातें सुनने के पश्चात अपने निर्णय को देता है, और उस निर्णय को फिर सभी को मानना होता है। ठीक है, क्लियर है। और न्यायालय भी किसका अंग है, सरकार का ही हिस्सा है, सरकार का ही अंग है। अब सरकार के प्रकार, सरकार कितनी प्रकार की होती है, तो सरकार दो प्रकार की होती है, लोकतांत्रिक और राजतांत्रिक। लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, जो लोगों के द्वारा चुनी चुनी जाती सरकार है ना, लोगों के द्वारा चुने गए नेता या लोगों के द्वारा चुने गए नेताओं के समूह द्वारा क्या होती है, लोकतांत्रिक सरकार बनती है। फिर जो राजतांत्रिक सरकार होती है उसमें क्या होता है, उसमें राजा होता है, सिर्फ उसी की बात मान्य होती है, वो जैसा कहता है पूरे देश पर वही लागू होता है। कोई स्थानीय स्तर पर, कोई राज्य स्तर पर कोई कार्य इस प्रकार से कोई निर्णय नहीं ले सकता है। ठीक है, अगर लेगा भी तो पहले राजा को बताना होता है, और राजा फिर उसके लिए आपको अलाउ करता है, आदेश देता है कि आप इस निर्णय को मान सकते हैं या नहीं मान सकते। ठीक है, तो सरकार के प्रकार जैसे हम पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले लोकतंत्र। लोकतंत्र है क्या, लोग वोट देकर नेता चुनते हैं, सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी पड़ती है। जैसे मैंने बताया था कि लोकतांत्रिक सरकार में जितने भी 18 वर्ष से ज़्यादा आयु के लोग होंगे वो क्या करेंगे, मतदान करेंगे, और उस मतदान के आधार पर नेता को चुना जाएगा, और वो नेता क्या होगा, सरकार का प्रतिनिधि होगा। ठीक है, इस प्रकार से लोकतांत्रिक सरकार चुनी जाती है। फिर उस सरकार, वो जो सरकार चुनी जाएगी, वो जो भी निर्णय लेगी या जो भी कदम उठाएगी, विकास के लिए उठाए या किसी भी चीज़ के लिए उठाएगी, ठीक है ना, जो भी निर्णय लेगी या जो भी कदम उठाएगी, उसका उसको बताना पड़ेगा, उसका आधार, कि वो किस आधार पर यह निर्णय ले रही है या किस बेसिस पर उसने यह कदम उठाए हैं। और फिर अपनी सफाई भी देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर कोई कार्य उससे गलत है या कोई कार्य लोगों की समझ नहीं आ रहा है, कोई निर्णय, तो उसको अपनी सफाई भी देनी होती है। अब राजतंत्र में बात कर लेते हैं। राजतंत्र क्या है, राजा के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति है। सिर्फ एक व्यक्ति होता है राजा, उसके पास ही जो भी निर्णय लेगा वो सब पर लागू होगा। ठीक है, और सारी शक्तियाँ राजा के पास ही होती हैं। उसके सलाहकार होते हैं, उसको सलाह देने वाले कुछ लोग होंगे, मंत्री, ठीक है ना, जो मंत्री वगैरह होते हैं। और अंतिम निर्णय की शक्ति राजा की होती है, लेकिन फिर भी वह सलाह सबसे लेता है, लेकिन सलाह के बाद भी जो भी निर्णय लिया जाएगा वो राजा के द्वारा लिया जाएगा। उसको यह निर्णय लेना है या नहीं लेना, ये शक्ति राजा के पास होती है। राजा को अपने निर्णयों की सफाई देनी नहीं होती, वह कुछ भी निर्णय ले सकता है, वो चाहे लोगों के पक्ष में हो या पक्ष में ना हो, उसको उसकी सफाई देनी नहीं होती है। जबकि लोकतांत्रिक सरकार में उल्टा होता है इसका, कि उसको अपनी कोई भी निर्णय होगा, चाहे वो लोगों के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, उसको सफाई देनी होती है, अपना आधार बताना होता है। अब क्योंकि भारत के अंदर लोकतांत्रिक सरकार है, तो हम लोकतांत्रिक सरकार के विषय में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे इसमें। तो भारत एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोग अपने नेता को स्वयं चुनते हैं। जैसे अभी हमने बताया था कि लोगों के द्वारा वोट की जाएगी, उसके आधार पर नेता को चुना जाएगा। एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है, क्योंकि लोग अपनी वोट के माध्यम से नेता को चुनते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरह से लोगों का ही शासन हो, क्योंकि लोगों के द्वारा ही नेता चुना जाता है। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, तो वर्तमान काल में लोकतांत्रिक सरकार को हम क्या कह सकते हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र। क्योंकि जो नेता होता है, जो जनता का प्रतिनिधि होता है, वो जनता के द्वारा चुना जाता है, इसलिए इसको हम प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कह देते हैं। इसमें लोग सीधे भाग ना लेकर चुनाव प्रक्रिया द्वारा अपने नेता को चुनते हैं। ठीक है, इसमें कोई सीधे भाग नहीं लेता। किस प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाता है नेता को, चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाता है। और चुनाव में वोट कौन करेगा, तो 18 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी जीवित व्यक्ति होंगे वो सभी वोट करते हैं। ठीक है, यह प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। तो फिर जो वोट करने के पश्चात गिनती होगी उन वोटों की, और उन वोटों की गिनती के पश्चात जो नेता चुना जाएगा, जो प्रतिनिधि चुना जाएगा, वो क्या करेगा, पूरी जनता के लिए निर्णय लेगा। ठीक है, कोई भी सरकार जब तक लोकतांत्रिक नहीं कही जा सकती जब तक प्रत्येक व्यक्ति नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। कोई भी सरकार है, किसी भी देश की, किसी भी क्षेत्र की, तो जब तक उसको हम सरकार नहीं कहेंगे, जब तक वहाँ का प्रत्येक व्यक्ति अर्थात 18 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक व्यक्ति मतदान ना करे। अगर उसके पास मतदान करने का अधिकार है, सभी व्यक्तियों के पास जो भी 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं वहाँ पर, तो सरकार
लोकतांत्रिक कही जाएगी, नहीं तो वो लोकतांत्रिक सरकार नहीं कही जाएगी। ठीक है। एक ऐसा समय था जब लोकतांत्रिक सरकारें और गरीबों को चुनाव में भाग लेने नहीं देती थी। ठीक है ना। तो महिलाओं, यहाँ पर ये महिलाओं वर्ड छुटा हुआ है, यहाँ पर कर लेंगे महिलाओं या औरतों। ठीक है ना, ये आ जाएगा यहाँ पर औरतों। तो क्या होता था पहले टाइम में, लोकतांत्रिक सरकारों में औरतों को और गरीबों को चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं होती थी। ठीक है ना। शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे या जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। ठीक है ना। जैसे अभी हमने बताया कि लोकतांत्रिक सरकार जब तक नहीं होगी जब तक प्रत्येक 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति मतदान का अधिकार उसको प्राप्त ना हो। लेकिन पहले समय में क्या था कि औरतों को और गरीबों को वोट देने का अधिकार नहीं था। उस टाइम पे सिर्फ वोट कौन करता था, तो लोकतांत्रिक सरकार में वोट सिर्फ पढ़े लिखे व्यक्ति, ठीक है, और पुरुष करते थे। पुरुष में भी जो पढ़े लिखे होते थे ना, सिर्फ पुरुष वोट करते थे, और उसमें भी जो पढ़े लिखे होंगे वो करेंगे जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी, यानी कि अमीर वर्ग के लोग। ठीक है। देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो यह गिने चुने पुरुष बनाते थे, क्योंकि जो पढ़े लिखे होंगे और जो अमीर होंगे वो गिने चुने होते थे, वो अपने द्वारा सरकार को चुनते थे, और जो निर्णय होता था वो सभी पर लागू हो जाता था। लेकिन सरकार किसके द्वारा चुनी जाती, सरकार कुछ लोगों के माध्यम से चुनी जाती थी। फिर क्या हुआ, इसके लिए संघर्ष किए गए। ठीक है ना, इसके लिए भी संघर्ष किए गए कि सबको मतदान का अधिकार मिले। अब देख लेते हैं क्या क्या संघर्ष हुए। महिलाओं के मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के समय मजबूती पकड़ी। महिलाओं ने अपने मताधिकार के लिए, कि उनको भी मतदान का वोट देने का अधिकार मिले, इसके लिए संघर्ष किया, और इस संघर्ष को प्रथम विश्व युद्ध के समय, ठीक है ना, प्रथम विश्व युद्ध के समय इसको मजबूती मिली। इस आंदोलन को क्या कहा गया है, इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन या फिर सैफ्रेज मूवमेंट। याद रखेंगे, महिलाओं ने अपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महिलाओं ने अपने मताधिकार के लिए एक आंदोलन किया, एक मूवमेंट किया, ठीक है ना, या संघर्ष किया। उस आंदोलन को क्या कहा गया था, तो उस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन या फिर सैफ्रेज मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। और सैफ्रेज का अर्थ क्या होता है, वोट देने का अधिकार। ठीक है, सैफ्रेज का मीनिंग वोट देने का अधिकार। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को 1928 में। याद रखेंगे, अमेरिका में कब मिला था औरतों को वोट देने का अधिकार, 1920 में, और इंग्लैंड में 1928 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर। आगे बात करेंगे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। भारत के अंदर आज़ादी से पूर्व बहुत कम लोग वोट देते थे। जैसे हमने आपको बताया कि कुछ पुरुष, वो भी पढ़े लिखे होंगे और अमीर होंगे, वही वोट देते थे, गरीब और औरतें वोट नहीं देती थी। इसी प्रकार भारत में आज़ादी से पहले जो वोटिंग होती थी उसमें भी कुछ ही लोग वोटिंग का हिस्सा बनते थे। जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। तो जैसे महिलाओं ने अपने मताधिकार के लिए संघर्ष किया, उसी प्रकार भारत की जनता ने भी अपने मताधिकार के लिए डिमांड की। गांधी जी समेत अनेक नेताओं ने अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया, और जो ब्रिटिश सरकार का अन्यायपूर्ण व्यवहार था, मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था, या अन्य बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, नमक कानून, ठीक है। तो इस प्रकार के जो बहुत सारे कानून थे ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के अंदर, ब्रिटिश व्यवस्था के अंदर, जिनके खिलाफ हमारे देश के नेताओं ने विरोध किया था। ठीक है। गांधी जी की एक पुस्तक आई थी 1931 में, 1931 में, यंग इंडिया नाम से। गांधी जी की एक पत्रिका, किसकी पत्रिका, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, गांधी जी की पत्रिका कब, यंग इंडिया, कौन सी पत्रिका, यंग इंडिया, कब आई, 1931 में। इस पत्रिका में उन्होंने वोटिंग के अधिकार के लिए लिखा था, और क्या लिखा था ये पढ़ लेते हैं। मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। ये विचार गांधी जी ने 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया, इसमें दिए थे। ये वो मतदान के अधिकार के लिए कहे गए विचार थे। इन विचारों का अर्थ यह है कि जिस प्रकार हमने आपको पूर्व में बताया था अभी, कि पहले क्या होता था
कि वोट देने का अधिकार कुछ ही लोगों को था, जो पढ़े लिखे थे, जो अमीर थे, जिनके पास अपनी संपत्ति थी। ठीक है। बाकी जो भी वो लोग थे जिनके पास चरित्र है, संपत्ति है, शिक्षा नहीं है ना, जिनके पास चरित्र है, संपत्ति है, वो तो वोट दे देते थे। लेकिन जिनके पास शिक्षा नहीं है, जो शिक्षित नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, या जो मजदूर वर्ग है, जो गरीब है, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। तो गांधी जी ने यही कहा था, क्या ये आदमी गरीब आदमी होने का गुनाह है कि इसको वोट देने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। ठीक है। तो ये विचार कब दिए थे? 1931 में, यंग इंडिया पत्रिका के अंदर गांधी जी के विचार हैं, याद रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये आपका पार्ट नंबर 3, सरकार क्या है, ये आपका कंप्लीट होता है। कल हम पार्ट नंबर 4 करेंगे। ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करने के पश्चात 3 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करना है। धन्यवाद।